नमस्कार, मैं मयंक पुरबाल। स्वागत है आप सभी का। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा योगासन और व्यायाम में तथ्यात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। बेसिकली कि क्या योगासन में और एक्सरसाइज में क्या फर्क है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पंकज गुप्ता जी और डॉक्टर अजय जोशी इंदौर से। नमस्कार। नमस्कार। इससे पहले मैं स्टार्ट करें, पंकज जी, मैं चाहूंगा कि सर के डॉक्टर बीके बांदरे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके बारे में कुछ दो शब्द आप कहें। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय मयंक भाई, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने मुझे सर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए अवसर प्रदान किया। डॉक्टर बीके बांदरे सर, जब कभी भी हम इंदौर में किसी चीज में योग का नाम लेते हैं तो बांदरे सर का नाम उसमें स्वतः जुड़ जाता है। तो ऐसी अथॉरिटी हैं डॉक्टर बीके बांदरे सर, जो इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका जन्म अमरावती में हुआ और आपकी शिक्षा सागर में हुई, जहां आपने योग और अन्य विषयों में ग्रेजुएट किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सागर से ही आपने योग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इंदौर में आपने डी लिट की उपाधि प्राप्त की। ऐसे बांद्रे सर को हम अपने बीच में पाकर के हम अभिभूत हैं। धन्यवाद मयंक भाई। जैसा कि हम जानते हैं, हम योग पे चर्चा कर रहे हैं लगातार, और आज का जो विषय है वो योग थेरेपी के आसन और व्यायाम में अंतर के लेकर और उसके अध्ययन को लेकर है। तो सबसे पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि उनके अनुभव के हिसाब से, उनके शब्दों में योग क्या है। बांद्रे सर। देखिए, योग आध्यात्म को पहुंचने वाला मार्ग है और इसको महर्षि पतंजलि ने विभिन्न अवस्था में अलग अलग समाधि पादों में एक्सप्लेन किया है, अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं। तो सामान्य चैप्टर सब सामान्य लोगों के लिए बनाया है। उसमें साधना पाद है, साधन पाद, जिसमें हर कोई आदमी साधना करके आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। तो उस पाद में 8 भाग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें 3 अंग बहुत ही पॉपुलर है जो रोज करते हैं, और उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आसन, योग के आसन। यम नियम में आप सब जानते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हो गया। फिर आसन आते, जब हम ये नियमों को पालने की कोशिश करते हैं तब आसनों का अभ्यास शुरू होता है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए विभिन्न प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत लोग अभी ये लॉकडाउन में और पेंडेमिक पीरियड में लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने का मौका भी मिला और जरूरी भी हुआ। अधिक लोग अपने घर में रह के ही योग आसन कर सकते थे, क्योंकि वो बाहर जाके और गार्डन पार्क अलाउ नहीं था, सब बंद था। इसलिए ये इसका जो योग अभ्यास का जो चलन है वो और बढ़ गया। अंतर शारीरिक तौर पे है, फिर मानसिक तौर पे है, और फिर आध्यात्मिक तौर पे भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आसन और व्यायाम, इसमें बहुत अंतर है। बहुत लोग आसन सिखाते वक्त तो व्यायाम का ही टोन या व्यायाम की पद्धति को अपनाते हैं, जबकि पतंजलि ने ऐसा बताया नहीं है। महर्षि पतंजलि ने क्या बताया, उनका नाम तो बहुत प्रचलित हो रहा है अभी, महर्षि टूथपेस्ट और महर्षि फेस पाउडर सब बिक रहा है, परंतु महर्षि जी ने शास्त्र में क्या बताया और उसके अनुसार कैसे करना चाहिए होगा। मैंने यहाँ जितने भी योगा के जो टीवी पर चैनल चलते हैं योग सिखाने वाले महान गुरुओं का, जो अभी अस्तित्व में है, वे सब जो है महर्षि का नाम जरूर लेते हैं, पर इंजन दौड़ शुरू कर देते हो और घट्टी पीसने लग जाते हैं, जो कि योग में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। घट्टी पीसना कोई योग में किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है योगासन के लिए, जो व्यायाम से भिन्न कर देता है, व्यायाम से बिल्कुल भिन्न कर देता है वो। और लोगों को इसके बारे में कोई पता नहीं है, सिर्फ पतंजलि के बारे में पता है, और वो भी पतंजलि के नए नए प्रोडक्ट्स। और दूसरे गुरु लोग भी पतंजलि का कोट करते हैं, परंतु जो उन्होंने 3 श्लोक बताए हैं व्यायाम से अलग करने के लिए योगासन को,
ये दिखने को तो व्यायाम जैसा दिखता है योगासन, पर व्यायाम नहीं है, ये कुछ और ज्यादा ऊंचा चीज है। तो वो क्या चीज है, उन्होंने क्या बताया, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुखपूर्वक शारीरिक अवस्था को योग का आसन कहते हैं। कोई भी आसन हो, व्यायाम आसनों में दो प्रकार है, एक व्यायामात्मक है और एक ध्यानात्मक आसन का समूह है। दो समूहों में आसनों में बांटे गए। व्यायामात्मक आसन शरीर को हल्का फुल्का व्यायाम देते हैं और ध्यानात्मक आसन ध्यान और प्राणायाम के लिए प्रवृत्त करते या इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों ग्रुप को अध्ययन करने से उनमें यही बात आती, स्थिर और सुखम आसन। यदि कोई करता है तो उसमें व्यायाम नहीं आया, स्थिर रहो, सुखपूर्वक रहो। अब त्रिकोणासन कर रहे हैं आप, तो उसमें सुखपूर्वक रहो और जितना बने उतना करो, कष्ट मत उठाओ, ऐसा कहता है, कहा है वो शास्त्र में, महर्षि पतंजलि ने। योग के आसनों के बारे में 3 श्लोक बताए, जो मैं आपको यहाँ बताने के बाद डिफरेंस आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा उनने बताया कि आसन स्थिर और सुखपूर्वक अवस्था को प्राप्त करने के बाद आगे क्या करना है। लोग आगे का नहीं सोचते, इसलिए वो करते करते रोज वही आसन करके बोर होने लगते हो। तो बोरिंग क्यों होता है उनको, तो अगला सूत्र वो इस्तेमाल नहीं करते। क्या है उसमें अगले सूत्र में, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। क्या बताया उनने, महर्षि पतंजलि, प्रयत्न करके आपने कोई आसन साध लिया तो क्या किया, तो क्या करना है फिर उसमें। मान लो भुजंगासन आपको आ गया, अब क्या करना उसमें, वो तो रोज ही कर रहे हैं आप, उसमें क्या सीखना है। नहीं, उसमें उनने बताया कि प्रयत्न शैथिल्य, मतलब आपने सीखने का प्रयत्न समाप्त कर लिया, आपको भुजंगासन सही आ गया या कोई भी एक आसन हो गया आपसे अच्छा। उसमें उन्होंने एक और निर्देश दिया है महर्षि पतंजलि ने। क्या बताया उनने, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत श्वास पर मन एकाग्र करो। वहां पर आप केवल भुजंगासन में रह के और कोई चीज मत सोचो, आप एकाग्र अपनी सांसों पर करो, एकाग्रता सांसों पे करो, कुछ सांस गिनो, अनंत सांस चल रहे आपके, उसमें से कुछ गिनो उस स्थिति में। ऐसा यदि योग अभ्यास करते आसनों का, तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा, उन्होंने वो भी बता दिया। तीसरे लगे हाथ दूसरे सूत्र में बताया, उन्होंने बोला ततो द्वंद्वानि भीगाता। कितना सुंदर बताया उन्होंने, ततो द्वंद्वानि भीगाता, मतलब शारीरिक मानसिक द्वंद्व ही समाप्त हो जाएंगे। अभी तक तो किसी के हुए नहीं, क्योंकि वो ये सूत्रों को फॉलो ही नहीं करते। सब योग कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, परंतु ये सूत्रों का लाभ नहीं ले पा रहे, क्योंकि उसके अनुसार नहीं करते, वो अपने अनुसार करते, वो अपने ढंग से चलाते। तीसरा सूत्र में उनने बताया है कि आप सारे कष्ट, शारीरिक और मानसिक कष्टों से दूर चले जाओगे। तत्व द्वंद्वा ने भिगा था, आप उसके ऊपर उठ जाओगे, शारीरिक सुख और मानसिक सुख से ऊपर उठ जाओगे। कितनी ऊंची बात बताए। और हम लोग तो पसीना निकालते रहते, वजन घटता ही नहीं, लगे हुए योगासन में। सूर्य नमस्कार ऐसा करते हैं जैसा मान लो कोई अखाड़े की कसरत, अखाड़े में जा रहे हैं। तो ये योग का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि हम शरीर को बिना तपाए स्वस्थ करें। तपाना मतलब बहुत ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए कैसा करना चाहिए, तो हमारे आसन और व्यायाम में बहुत सबसे बड़ी एक डिफरेंस क्या है, ये पतंजलि के अनुसार तो अपन ने समझ लिया, पर अभी व्यवहारिक रूप में क्या है कि हमको जो लोच बनाना होता है आसन करने से, वो नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर पर करना होता है, जिससे वो दिन भर हमको लाभ देता है, थकान नहीं आती। और जो लोग व्यायाम के तौर पे योगासन का उपयोग करते हैं, वो गलत भी करते हैं और उनको उसका कोई लाभ मिलता नहीं। क्या होता है कि जब लोग वार्म अप करके फिर योगासन करते हैं, इंजन दौड़ कूद लगाते हैं, जंप करते हैं या घट्टी पीसते हैं या जो भी कुछ करते हैं उठपटांग काम, इसकी जरूरत ही नहीं है। हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर पे जो लोच आएगा,
हमारे बॉडी पे जो एक्सरसाइज आसनों से जो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो 24 घंटे रहती है, और वार्म अप करने के बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी आती वो कुछ ही देर के लिए रहती, और जैसे ही आप कूल डाउन करते हैं वापस विड्रॉ हो जाती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, लोच खत्म हो जाता है और आप सुस्त हो जाते या आलसी हो जाते हैं। योगासन का उद्देश्य ये नहीं है। योगासन का उद्देश्य है दिन भर चुस्त फुर्तीला रहना, कम कैलोरी कंज्यूम करना और ज्यादा स्टोर करके दिन भर इस्तेमाल करना। दूसरे व्यायाम पद्धति में क्या होता है, वहीं पर सारी एनर्जी खत्म करते हुए घर आके 2 लीटर दूध पी के सो जाते। ये योगासन का उद्देश्य नहीं है। योगासन का उद्देश्य है लोचदार बनाना। फिर लोचदार वो शरीर को ही नहीं बनाता, वो मन को भी बनाता, मस्तिष्क को भी बनाता, क्योंकि उसका असर दोनों जगह जाता है। योगासन केवल बलिष्ठ हाथ भुजाएं मोटी करके और अहम नहीं बढ़ाता है। जो पहलवान लोग होते हैं वो अहम ही होते, दम्भी होते, क्योंकि उनकी मसल पावर ज्यादा आने से वो किसी को भी 2-4 मार देते, फिर जेल में भी चले जाते। योग अभ्यासी ऐसा नहीं करता। योग अभ्यासी नम्रता को प्राप्त होता है, उसके अंदर आनंद अंदर से प्रस्फुटित होने लगता है। गर्मी पैदा करने से ऐसा नहीं होता। हमारी गर्मी पैदा नहीं होती है योगासन करने में। हमारी कैलोरी 1 या 2 पर मिनट खर्च होती है, जबकि दूसरे व्यायामों में 12 से 14 कैलोरी पर मिनट खर्च होती है, इसलिए उनको ज्यादा खाना खाना पड़ता है। और योग अभ्यास वाले को सामान्य खाना पड़ता है। समत्व को प्राप्त होता है योग आसन करने वाला, संतुलित बनाता है, मेटाबॉलिक रेट को संतुलित करता है। ज्यादा हो तो कम कर देता है, कम है तो सामान्य कर देता है। और ये जो लोग हैं व्यायाम करने वाले, ये मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करते ताकि वो ज्यादा खा सके और ज्यादा बर्न कर सके, जला सके। वो टेम्परेचर रेज करते बॉडी का, खूब खूब कष्टदायक और बहुत ही स्ट्रेनियस एक्सरसाइज जिसको बोलना चाहिए वो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल फाइबर फट जाता, उसमें सर्कुलेशन पुअर हो जाता, न्यूरोमोटार डैमेज होने लगती, न्यूरोमोटार डैमेजिंग एक्शन में चली जाती, हाथों में कंपन शुरू हो जाता है, वो अत्यधिक तनाव पैदा करते हैं शरीर, हृदय पे, फेफड़ों पे। जबकि हम सामान्य तनाव पैदा करके उसको सुचारू रूप से चलने के लिए बाध्य करते, टेंशन पैदा नहीं करते हम उसको नियमित शरीर को टेंशन में नहीं ले जाते, हम उसको सामान्य गति से चलाने में जो अड़चने आ रही उसको दूर करते हैं। अब कोई दौड़ लगाता है तो सांस फूलती है, बार बार ब्रीथ रेट बढ़ जाता, हार्ट रेट बढ़ जाता, ट्रैकाकार्डिया हो जाता। हमारे योगासन में सांस सामान्य रखते हुए उसको गिनने की बात कही है। किसी आसन में यदि आप है तो उसमें सांस गिनो और स्थिर रहो, ये बताया है। सांसों को तेज करने के लिए नहीं बताया। यदि सांस ज्यादा तेज करते हैं आप तो जीवन की लंबाई कम हो जाती है। कुत्ते की लंबाई, कुत्ते की सांस 45 बार होती है 1 मिनट में, वो 12-15 साल ही जीता है, क्योंकि वो सांसों का उपयोग ज्यादा करता है। हम भी ज्यादा करने लग जाए कसरत कर करके तो हमारी लाइफ स्पैन कम हो जाती। जितने भी स्पोर्ट्समैन रनर्स है, मिल्खा सिंह को छोड़ दो तो बाकी सब 50 साल के पहले ही मर गए, हार्ट अटैक आ गया उनको। क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं हमारी मांसपेशियां और रक्त की वाहिनियां या न्यूरल आर्टरीज और वेन्स ये स्टीफ हो जाती, और स्टीफ होने के बाद उसमें सर्कुलेशन नहीं होता, उसमें कंजेशन पैदा हो जाती, हार्ट अटैक आ जाता। स्विमिंग पूल से बाहर निकल के बैठे हैं, सुस्ता रहे, उतने में अटैक आ गए, खत्म हो जाते, क्योंकि वहाँ हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो फैलती है और फिर सुखड़ जाती है कूल डाउन में। तो योगासन में वार्मिंग अप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, नो वार्मिंग अप। हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं आसनों से, और व्यायाम जो है वो सिंपैथेटिक को ही करता है। सिंपैथेटिक का मतलब है जैसा मैं हाथ उठा रहा हूँ तो ये सिंपैथेटिक है, और मैं अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ये पैरासिम्पैथेटिक। मैंने भोजन कर लिया, चबा लिया और अंदर चला गया तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता उसमें,
सिंपैथेटिक सिस्टम है ये। पेट के अंदर भोजन पचता है कि नहीं, इसका अंदाज योगासन में पता लगता है और वो पैरासिम्पैथेटिक हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारी सारी ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स सक्रिय करने के लिए अलग अलग आसन बताए गए, अलग अलग अंगों के लिए, अलग अलग इंद्रियों के लिए अलग अलग योगाभ्यास बताए। ऐसा व्यायाम में नहीं है। व्यायाम में मोटे मोटे अंगों को ही, जैसे मसल है आर्म की, थाइस की है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया। जिम में जाते आप तो इसी में हम देखते हैं कि केवल बाह्य अंगों को बलिष्ठ करते हैं, हम आंतरिक अंग को योग अभ्यास से सुचारू रूप से सुदृढ़ करते हुए उनकी कार्य प्रणाली को सुधारते। अब मेटाबॉलिक रेट हमारा सामान्य हो जाता है और व्यायाम करने वाला ज्यादा होता है, खूब व्यायाम करे और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो खूब खाते हैं। अब उतना इंसुलिन पैदा नहीं होता है तो डायबिटिक हो जाता है। हम योग आसन करने वाले मेटाबॉलिक रेट एकदम सेट राइट हो जाता है, तो ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं होती। थोड़ा खाने पे ज्यादा एनर्जी लेवल बढ़ती है। जैसा एक कार है, यदि उस ट्यून अच्छी है तो उसमें कम पेट्रोल से ज्यादा डिस्टेंस पास करती है, और यदि ट्यूनिंग अच्छा नहीं है, सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो ज्यादा डालने पर भी एनर्जी कम पैदा करती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर का भी सिस्टम है। तो हमको मेटाबॉलिक रेट को फास्ट नहीं करते, हम योगा सामान्य करते, यदि जरूरत पड़े तो बढ़ता है, नहीं तो सामान्य रहता है। और विशेष खाने की जरूरत नहीं होती, प्रोटीन ही चाहिए ऐसा कोई डिमांड नहीं होती योगासन करने वाले। व्यायाम करने वाला तो जेल में भी प्रोटीन मांग रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा भोजन पे भी नियंत्रण आ जाता है, हर गतिविधि पे नियंत्रण आ जाता है, हर गतिविधि पे नियंत्रण आ जाता है। यहाँ तक कि हमारा स्वाद भी सुधर जाता है, हमारा स्वाद भी सुधर जाता है। जो स्वाद हमारा बनता है वो हमारे पेट के डाइजेशन से ऊपर डिपेंड। अग्निसार क्रिया, उद्यान बंद, उत्तान पादासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन आदि करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बढ़िया चलने लगता है, डेफिकेशन भी अच्छा हो जाता है, कब्जियत नहीं रहती, मुंह का स्वाद बढ़ जाता है, जो भोजन मिलता है वो स्वादिष्ट लगने लगता है। पर व्यायाम पद्धति वाले लोगों को स्वादिष्ट भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता, उनको और कुछ मिर्ची मसाले और कुछ लगते हैं, एक्स्ट्रा खाते हो। हम शक्ति का उपयोग आध्यात्म की तरफ जाने में करते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाते, प्राणायाम करते, मन को शांत करते। और व्यायाम पद्धति में ऐसा कुछ होता नहीं, वो हमारी शक्ति को, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर करते हैं, परंतु वो आध्यात्मिक दृष्टि से कोई उपयोग में नहीं आता। योगासन करने वाले बहुत लोग जो है शरीर से लोचदार तो हो जाते हैं और मस्तिष्क से भी लोचदार हो जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में लोचदार होने का मतलब क्या है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, तो उससे दया, माया, प्रेम भाव, काम करने की रुचि, ऐसे जो बनाने वाले हार्मोन है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये सब हार्मोन बनने लगती है योग अभ्यास। व्यायामों में ये सारे हार्मोन नहीं बनते। हमारे बॉडी के अंदर भूख का हार्मोन होता है ग्रेलिन। योगासन करने से ग्रेलिन जो है ब्रेन के अंदर उचित मात्रा में बनता है, जिससे हम उचित मात्रा में खाते, कितना भी भोजन आनंद देने वाला हो, कितना भी अच्छा बना हो, तो भी हम ग्रेलिन की वजह से, योगासन से ग्रेलिन हार्मोन हमारे कंट्रोल में आ जाता है, तो हम ज्यादा नहीं खाते, कितना भी इंटरेस्ट का या कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो तो हम उसको, हमारे योगासन करने से ब्रेन के जो हार्मोन्स है, खास तौर से सेरोटोनिन, वो काम करने, वो उचित मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे हम ईमानदार हो जाते हैं। मस्तिष्क पे इसका लाभ, योगासन, बेईमान नहीं होते। उदाहरण के तौर पे आपका सेरोटोनिन अच्छा हो तो आपके हाथ पैर अच्छे चलने लगेंगे, तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। कि आपको बोला कि वहां जाके देखो दुकान में सामान मिल रहा कि नहीं, तो आप बोलेंगे, आधे रास्ते में जाके बोलेंगे दुकान बंद है, दुकान चालू है,
पर आप थके हुए हैं, पैरों में थकान है। योगासन वाला ऐसा नहीं करेगा, वो ईमानदारी से बताएगा कि वहाँ क्या है, दुकान चालू है कि नहीं चालू। तो ईमानदारी बढ़ाने वाला आसन है हार्मोन है सेराटोनिन, ये बनने लगता है। आदमी किसी भी व्यसन के तौर पे व्यसन नहीं करता, आदी नहीं होता है। शराब, गुटखा, तम्बाकू, स्नफ, नाक में सीखने वाला स्नफ, या जो भी चाय कॉफी, ये जरूर पी सकता है, परंतु नहीं पिएगा तो उसको कोई उससे शरीर में कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं आते। जबकि व्यायाम वाले लोग इससे आदी हो जाते हैं और उसके बिना उनका नहीं चलता। यहाँ तक कि उनको भोजन के भी आदी हो जाते कि पर्टिकुलर टाइप का भोजन नहीं मिलेगा तो उनके शरीर में रक्त प्रवाह नहीं चलता। योगासन में ऐसा नहीं होता। मस्तिष्क में इसके बहुत अच्छे विचार आने लगते, दया का, प्रेम का भाव बढ़ता है। हर आदमी को योगासन करने वाला प्रेम भाव से गले लगाता है, क्योंकि डोपामिन अच्छा बनता है, एंडोर्फिन अच्छा बनता है, ऑक्सीटोसिन अच्छा बनता है, जो व्यायाम में नहीं बनता। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो थायराइड है, हमको बाहर की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारा ही ऑर्गन अच्छा काम करता है। यदि हम उष्ट्रासन, विपरीत करनी मुद्रा, भुजंगासन, धनुरासन करते हैं तो हमारा थायराइड काम करता है, तो हमको थायरॉक्सिन बाहर से बाजार से लेके खाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर व्यायाम करने वाले को जरूर पड़ती। हमारा लोज बढ़ जाने की वजह से शरीर में मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल रहने की वजह से जो हमारे आर्टरीज और वेन्स है उसमें ब्लॉकेज कम हो जाता है, ब्लॉकेज नहीं बढ़ता है। जबकि व्यायाम पद्धति वाले जैसे ही कूल डाउन होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग योगासन सिखाते, योग अभ्यास सिखाने वाले टीचर को भी मैं समझाना चाहता हूं कि आप किसी प्रकार का वार्मिंग अप मत कराइए। कोई भी इंजन दौड़ कूद काद कुछ करने की जरूरत, जैसा बने जितना बने शुरू करो। यदि पश्चिमोत्तानासन में माथा घुटने से नहीं लगता तो वार्म अप करके लगता है तो वो फायदे का नहीं है। आपकी कंडीशन, बॉडी का टेम्परेचर जो है उस पे जो बनता है वो करो। 8 दिन 15 दिन महीने भर में माथा घुटने से लग जाएगा, और नहीं लगा तो भी चलेगा। जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी गेन हुई है उसका ही फायदा आपको मिलेगा। टीचर माथा घुटने से लगा देता तो वो टीचर को फायदा है, आपको नहीं। तो बहुत लोग जबरदस्ती पकड़ पकड़ के भी दबा दुबा के करने की कोशिश करते, वो भी योग अभ्यास में मना है। योग साधना में किसी को भी पकड़ के टांग खींचना या गर्दन पे बैठ के उसको माथा घुटने से टिकाने की कोशिश करने वाले टीचर, ये जातीयता करते हैं, विद्यार्थियों पर जातीयता करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है हमको। तो हम देखते हैं कि व्यायाम करने में आनंद का, आसन करने में आनंद का अनुभव होता है, व्यायाम करने में थकान का अनुभव होता है, हार्ट बीट रेट तेज हो जाते हैं। हम सामान्य रहते हैं तो हार्ट सामान्य ब्रीथ रेट पे चलता है, इससे ट्रैकाकार्डिया नहीं होता। ये व्यायाम करने वाले लोगों को 50 साल के बाद ट्रैकाकार्डी की बीमारी शुरू हो जाती है, वो हार्ट से रिलेटेड। अभी मैंने ब्रेन के बारे में बताया, हार्ट के बारे में भी यही है कि उसका जो रेट है 60 से 70 बार स्ट्रोक देना चाहिए हार्ट ने, तो वो 100 पर चला जाता है लगातार, बिना कुछ किए बैठे बैठे ही चला जाता है। इसको ट्रैकाकार्डिया बोलते हैं, इससे हार्ट डैमेज होने लगता है। ये क्यों हुआ? कि स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने की हैबिचुअल होने के बाद सिस्टम में इस प्रकार की चेंजेस आ जाते हैं, और लॉन्ग टर्म पे हार्ट का रेट कम होने की बजाय बढ़ते जाता है, और उम्र बढ़ती जाती तो और बढ़ जाती। इसी प्रकार से हम व्यायाम करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि कोई शरीर का रोग ठीक हो जाए, बल्कि रोग हो जाते कई बार। पर योगासन सूचित रूप से और समझ के और इंस्ट्रक्टर के सामने करते हैं तो कई रोग ठीक होने में मदद मिलती है। परंतु कई लोगों ने ये भी शिकायत की तो हम साल भर से योग कर रहे, वो कमर दर्द ठीक ही नहीं हुआ, हमारी कब्जियत ठीक नहीं हुई, ऐसा भी कहते हैं। तो टीचर की कुछ गलती है उसमें क्या? उसको ये जीवन जीने की जो कला है, लाइफ स्टाइल, वो नहीं बताते। अब व्यायाम बता दिया आपने, अग्निसार क्रिया, उत्तान पाद ये वगैरह बताया आपने, कपाल भाती बता दिए, सब बता दिया, परंतु उसको फायदा ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? उसकी कब्जियत कंटिन्यू बनी हुई है।
तो ये एक उसकी गलती है लाइफस्टाइल में, वो पकड़ने की जरूरत है। क्या उसकी गलती है कि वो चबा के खाता ही नहीं है, फटाफट 5 मिनट में खा लेता है। अब परिणाम क्या होता है कि जितना जल्दी खाएगा आदमी उतना देर से पचेगा, कब्जियत हो जाएगी। चबा के नहीं खाएगा तो दांतों का काम हाथों से लेगा, तो उसको खाना कैसे पचेगा। अब आप योगासन सिखाते रहो उसको, कोई फायदा नहीं होगा, गलती उसकी है। जीवन शैली में वो 2 मिनट में सारा खाना खा लेता, 5 मिनट में बाहर हो जाता है, जैसे हवाई जहाज पकड़ना है। तो इस तरह की जो लाइफ स्टाइल की गलतियां हैं, ये सुधारते हुए यदि योग अभ्यास करता है कोई व्यक्ति तो सारे रोग का निवारण है। टोटल रेडिकेशन है, कोई मैनेजमेंट नहीं है कि रोज एनिमा लगाओ, कोई जरूरत नहीं। आप अब सिस्टम को सुधारो, और सिस्टम सुधारने में योगासन का हेल्प ले सकते, परंतु लाइफस्टाइल गलत हो तो योगासन क्या, पेट साफ होने वाला नित्यम चूर्ण भी ले लो तो भी फायदे का नहीं, वो उसी दिन काम देता है, दूसरे दिन नहीं देता। तो जीवन शैली को सुधारने के साथ यदि योग अभ्यास करते तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, पूर्ण लाभ मिलेगा उसका। फिर हम देखते हैं कि श्वसन प्रणाली, जब हम सांस प्राणायाम करते हैं और आसनों में ध्यान देते हैं, आसन करते वक्त स्थिर सुखम होने के बाद श्वास की गिनती लगाते तो हमारे श्वासों में स्थिरता आती। जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, सांस तेज हो जाती, और मारपीट करते तो और तेज हो जाती। तो हम जब यदि योगासन करते तो श्वास की गति सामान्य हर वक्त रहती, तो इसलिए हर वक्त गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा नाम की जो गुस्सा दूर हो जाता है उसका। इसी तरह से कोई एडिक्शन होता है, जैसा कोई व्यक्ति स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, यदि वो कपालभाति प्राणायाम और ध्यान और आसनों का अभ्यास करता है तो आसन उसकी जो कंजेशन है नाक में, जो हाइपोक्सिया की वजह से उसको ऐसे स्टिमुलाइज का उपयोग करना पड़ता है, चाय कॉफी, जिससे सर्कुलेशन बढ़ता है उसके ब्रेन में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, और उसको चाय पीने से सिगरेट पीने से फ्रेश लगता है। वो काम योगासन करता है, इसलिए फिर वो आदतों से अपने आप ही उसकी छुटकारा हो जाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही बोलता है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो क्यों पीऊंगा सिगरेट, क्यों पीऊंगा दारू। तो वो योगाभ्यास यदि सही ढंग से करे तो जो गलतियां, जो आदतें हैं, गलत आदतें हैं जो लॉन्ग टर्म पे हमको तकलीफ देती है, हमारा जीवन नष्ट कर देती है, धन को नष्ट कर देती है, शरीर को नष्ट कर देती है, ऐसी सारी आदतों से भी आप योगासन से बच सकते, परंतु व्यायाम से नहीं बच सकते। व्यायाम में तो आपको जो वो अखाड़े से बाहर निकलने वाला जो मर्जी आया कर लो आप, आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। योगासन से माइंड पे कंट्रोल आता है, मस्तिष्क पे, नर्वस सिस्टम पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे और पैरासिम्पैथेटिक पे आ जाता। अब ऐसे स्वस्थ शरीर का उपयोग हम क्या करेंगे, दैनिक जीवन के काम में आनंद से काम करेंगे, हर काम में आनंद का अनुभव होएगा। हम अभी क्या करते, काम टालते हैं, हम काम चोर हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारी इफिशियंसी कम हो जाती है। व्यायामों से इफिशियंसी बढ़ती है बहुत कम, आसनों से उससे कई गुना बढ़ती है। 16 से 18 घंटे तक आसन करने वाले, योगासन करने वाले की वर्किंग इफिशियंसी मेंटेन रहती बिना कोई स्टिमुलाई के, बिना कोई ब्रेक के। जबकि व्यायाम वाले थक जाते क्योंकि उनके शरीर स्टिफ रहता है, कड़क रहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा देर लंबा नहीं चल सकता, थक जाता है और जल्दी से वो रेस्ट मांगता है। योगासन करने वाले को रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब इम्यून सिस्टम को लेते हैं, अभी इन दिनों में हर बाजार में प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आ रहा है, तो हम भी अपना प्रोडक्ट योगासन को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भी बताते हैं, वाकई में बढ़ता है। यदि कोई योग अभ्यास जैसा पतंजलि ने बताया वैसा करते हैं तो उसको 12 ही महीने बुखार नहीं आएगा, सिर नहीं दुखेगा, कब्जियत नहीं होगी, लूज मोशन नहीं लगेगी, नींद अच्छी आएगी, और तनाव आएगा, टेंशन आएगा, वो मिनटों में उसको पार कर जाएगा, उसको स्ट्रेस में नहीं बदलने नहीं देगा, स्ट्रेस में नहीं बदलने देगा। क्योंकि योगासन करने वाले की जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है, इम्यून सिस्टम है, वो इतना एक्सलेंट हो जाता है
वो टेंशन फ्री रहता, क्योंकि योग अभ्यास करते वक्त टेंशन को कैसे मैनेज करना ये सिस्टम भी बता देता है उसको। अब जैसे योगासन करते वक्त श्वास पर ध्यान देते हैं तो मन की एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता बढ़ी, कोई टेंशन आया तो एकाग्र व्यक्ति जल्दी उसका निराकरण कर देता है, उसको अपने अंदर तक ब्लड प्रेशर बढ़ाने तक वो इंतजार नहीं करता, वो तुरंत ही उसको निपटाता। ये विशेषता उसकी आती है कब? योगासन करते वक्त सांस पर ध्यान देगा तब। महर्षि पतंजलि ने, जैसा मैंने पहले बताया था, प्रयत्न शिथिल अनंत समापत्ति भ्याम, अनंत में सांसों पर ध्यान करो, ऐसा कहते। तो हम क्या करते हैं कि आने वाली समस्या को भी दूर करते, क्योंकि इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए योगासन के साथ साथ पानी भी 3-3.5 लीटर पीना चाहिए, धूप भी आधा घंटा धूप लेना चाहिए, रोज पेट साफ करना चाहिए, 7-8 घंटे की नींद भी लेना चाहिए, और भोजन चबा के खा के निष्कासन, हमारे भोजन में जीवित पदार्थ ज्यादा होना चाहिए, लाइव फूड खाना चाहिए। कुक्ड फूड लाइव नहीं होता है, कुक्ड फूड डेड फूड कहलाता है। हमारे जो डॉक्टर अजय जोशी बैठे हैं वो बताएंगे, वो नेचुरोपैथी में क्या बताते, अंकुरित फल, कच्ची सब्जियां, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ज्यादा खाना चाहिए। इसके खाने से हमारी इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग रहता है, और कोरोना से भी हम मात दे सकते हैं, और कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अब हमारे सिस्टम में यदि कोई एक बीमारी चल रही हो तो आपका इम्यून सिस्टम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका हेडेक हो रहा है और माइग्रेन है, आपको हर तीसरे दिन गोली खाना पड़ता है माइग्रेन, तो क्या होगा? आपको इम्यून सिस्टम कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे होएगा? आपको कब्जियत रहती, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। आपको नींद नहीं आती बराबर, और सो भी गए 8 घंटे, फिर भी आप बोलते हैं आज संडे 1 घंटा और सो लूं, तो समझ लो इम्यून सिस्टम गड़बड़ है। फट से चटफट बिस्तर छोड़ना चाहिए उसको। तो ऐसा क्यों नहीं करता है? उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। बुखार आता है बार बार, सर्दी जुकाम होती रहती बार बार, साल भरे में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, तो समझ लो कि आपको साल भर यदि कुछ भी नहीं बीमारी नहीं, तो आप समझो कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। और ये योगासन करने से, प्राणायाम करने से संभव है। बहुत लोग जो है ये योगासन केवल व्यायाम के तौर दृष्टिकोण से करते हैं, उनको ये पूरे फायदे नहीं मिलेंगे। और सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर भी ऐसा ही कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत उनको लगातार दौड़ाते रहते हैं। एक आसन नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, और एक भी आसन का स्थिर सुखम नहीं होता, तो मन भी स्थिर नहीं होता और शरीर भी निरोगी नहीं होता। वो बार बार पूछते कि आप रोज नया आसन सिखाओ। हमारे स्टूडेंट पूछते कि रोज रोज एक जैसा क्यों करवाते, बोर लगता है। तो बोर बोल दिया मतलब क्या हुआ कि उसको योगासन का फायदा नहीं मिल रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत लाभ योगासन करने से, योगासन की पद्धति जो बताई है, शास्त्रोक्त पद्धति, उसके हिसाब से करने से ही लाभ होगा। और साथ में जीवन शैली, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा डायबिटीज ठीक नहीं हो, हाँ मैं योगासन 2 साल से कर रहा हूँ, तो समझ लो उसने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं किया। लाइफस्टाइल चेंज करेगा तो वो उसको शुगर बिल्कुल बिना दवाई से नॉर्मल हो जाएगी। तो इस प्रकार रोगों का निदान भी इससे संभव है योग अभ्यास से। और नुकसान कम है, हमारे डैमेज कम करते हैं हमारे शरीर की नसों को, और मसल फाइबर्स को हम आसनों में डैमेज नहीं करते, जबकि दूसरे व्यायाम पद्धति में डैमेज करते। इसमें एकदम तीव्र भूख नहीं लगती भोजन करने की, एकदम आकर्ष मतलब एक खूब तेज तीव्र अर्ज नहीं होती। मन की शक्ति बढ़ती है, कंट्रोल आता है, हर चीज में हम कंट्रोल करते हैं, और हमारा कंट्रोल हमारे मन पे रहता है, और हम बहुत निर्मल मन के हो जाते हैं। योगासन करने से मन निर्मल हो जाता है, शरीर भी निर्मल हो जाता है, कुशलता भी आती है, क्योंकि हम मन और शरीर को एक साथ जोड़ने का काम आसन में करते हैं। ऐसा नहीं कि इधर वजन उठा रहे और उधर देख के और कुछ सोच रहे हैं।
ये नहीं करते हम उसी पे ध्यान देते हैं, तो उसकी वजह से मन की कुशाग्रता बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। और परिणाम क्या होता है? कुशलता बढ़ने से काम, कोई भी डिफिकल्ट काम भी अच्छे से कर लेते हैं हम। ये कुशलता भी बढ़ाता है। तो योगा कर्मसु कौशलम, तो मन की और शरीर एक जगह रहने से और काम करने से वो कुशलता पूर्वक कार्य होता है, परिणाम भी अच्छा आता है, और परिणाम बिना रुके हुए आता है और अच्छा आता है। इसी तरह से हम बहुत सारे लाभ देखते हैं। हमें योगासन में प्रतिस्पर्धा नहीं आती कि इसने योगासन कर लिया तो वो सिर के बल खड़ा हो गया और हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाती। हालांकि अभी योगासन की प्रतिस्पर्धा इसलिए बच्चों में करते हैं हम कि उनमें उत्साह बढ़े। ये हम जो डॉक्टर मयंक पोरवाल ने जो सीरीज चालू किया, ये भी हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा लोग योग अभ्यास करें, स्वस्थ रहे, दवाइयाँ कम खाएं। इसलिए भी प्रेरणा देने के लिए ये जो सप्ताह चालू किया, उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मुझे ये मेरे विचार प्रकट करने के लिए जो अवसर दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर मयंक। बिल्कुल सर। मैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और पूछने के आप लगातार ऐसा लग रहा है कि आप बस बोलते रहे और हम लोग बैठकर सुनते रहे। और डेफिनेटली धन्यवाद। जो भी योग साधक और शिक्षक इस सेशन को जब देखेंगे तो उनको बहुत निश्चित रूप से फायदा होगा। और मैं समझता हूँ जो अभी दिल्ली में और भी शहरों में मैंने देखा है आजकल कई कई शब्द सुनने मिलते हैं जो शायद हमने नहीं पढ़े, या आपने शायद देखे होंगे कि हॉट योगा, पावर योगा और अलग अलग तरीके के योगा आ गए हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से निचोड़ने का काम करते हैं शरीर को। तो वो निश्चित रूप पैसे भी से निचोड़ उनको भी लेते आज हो पता और चला शरीर को होगा भी कि निचोड़ ले। सही मायने में हम कर क्या रहे हैं। ये जी शिक्षा बिल्कुल। जो योग की है, और शास्त्रोक्त शिक्षा, एक और मैं चाहूंगा कि ये जो, जी जी सर आप सही कह रहे हैं, जो आप कंटिन्यू। जो शास्त्रोक्त शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। योग का सही, योगासन का, प्राणायाम का, आसनों का, ध्यान का सही उपयोग लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लोग सब उसका सही उपयोग करें। कुछ लोग सिर्फ शारीरिक करते, आसन करते, प्राणायाम भी नहीं करते। कुछ प्राणायाम करते, आसन करते, पर तो ध्यान नहीं करते। योग अभ्यास में 3 अंग है जो प्रायोगिक है और उनको तीनों को करना चाहिए, तभी आप योग अभ्यास कर रहे हैं। योगासन एक अंग है, पर कुछ लोग उसी को योग अभ्यास समझते हैं, वो भी बड़ी गलती है। योग अभ्यास मतलब ये सारी चीजें आ गई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। परंतु परंतु इनमें 3 प्रयोग बहुत ही कारागर है, आसन प्राणायाम और ध्यान। ये तीनों जब तक नहीं करता कोई व्यक्ति, तब तक योग कर रहा है ऐसा बोलना भी गलत है। पर बहुत लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं, बहुत टीचर भी नहीं समझते इस बात को। बहुत से टीचर केवल आसन को योग समझते, और गांव के लोग और जो बाकी जनरल पब्लिक है वो तो उनको तो कोई ज्ञान नहीं इस मामले में, तो वो तो सोचते ही नहीं। अब इसमें कुछ लोगों ने अलग अलग कर दिया, तो ध्यान ही हो गया अलग। तो माइंडफुल मेडिटेशन, हार्टफुल मेडिटेशन, इसके अलग अलग क्लास लगने लग गई और आसन छोड़ दिया। अब कमर दर्द है और ध्यान सिखा रहे उसको, उसका ध्यान कमर दर्द पे जा रहा है। क्या फायदा हमारा वो ध्यान सिखाने। कई लोग अपने शरीर माध्य खलु धर्म साधन को भूल जाते और सीधे एकदम तीसरी क्लास में पहुंचा देते उसको, ध्यान की कक्षा। तो पहले आसन करके शरीर स्वस्थ करो, प्राणायाम करके मन स्थिर करो, शरीर के साथ जोड़ो मन को, और उस दोनों का उपयोग आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए करो। ये योग का उद्देश्य। योग शब्द का ही अर्थ है आत्मा से जुड़ना। बिल्कुल सर। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, ये करने की जरूरत है हमको। कोई प्रश्न पूछना चाहेगा तो मैं बात करूं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बिल्कुल कहते हैं सर। कि हमें और तो तुरंत तुरंत योग करना है, तो उन लोगों को आप फिर क्या से संदेश देना चाहेंगे? नहीं, फिर से पूछिए। सब कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हम तुरंत तुरंत योग करें, हाथ पे हिलाए, ये हाथ इधर फेंके, वो हाथ इधर फेंके, आनंद आना चाहिए, लटके होना चाहिए, झटके होना चाहिए, उसको वो योग मानते हैं। तो आप उन लोगों को क्या क्योंकि संदेश देना चाहेंगे?
क्योंकि वो लोग जो टीचर है उनका वो गड़बड़ वाला है, क्योंकि उसने ध्यान सिखाया नहीं उसको, सिर्फ बाहरी अंग को सिखाया, बाहरी अंग, आंतरिक अंग में लेके नहीं गया, इसलिए आनंद नहीं आ रहा उसको। वो फिर भी बोलता है कि नया आसन कुछ बताओ आज, कल तो आपने वही बताया जो आज बता रहे हो, वो तो कल सीख लिया हमने, ऐसा नहीं। वो उसका माइंड अस्थिर है, तो टीचर को स्थिर कराना उसको, तो प्राणायाम करवाओ उसको और ध्यान करवाओ, तो दूसरे 8 दिन बाद वो नहीं पूछेगा कि आप और हाथ बढ़ाने वाली है वो और कोई एक्सरसाइज नहीं बताओ, ऐसा बोलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि तीनों अंगों का इस्तेमाल नहीं करने से होता है। आदमी को जीवन बोर लगता है, रोज रोज का भोजन बोर लगता है, तो बाजार में जाके खाना खाता है, लॉकडाउन में बना के खा ले, बिल्कुल। घर पे बना के खा लिया लोगों ने, और अच्छा बनाया और वजन भी बढ़ाया, खूब बढ़ाया, क्योंकि वो जो बाजार में मिलता था वो अपने घर में शुद्ध बना के खाया। मैंने बोला भाई समोसा कहाँ से लाया? बोले हमने घर पे बनाया। बोले बाजार में तो बंद है, तो तुमने समोसा कहाँ से लाया? तो बोले घर पे बना रहे, जलेबी भी बनाई हमने। तो इस तरह से लोगों ने 2-2 महीने लॉकडाउन में 10-10 किलो वजन बढ़ा लिया है, और योगासन भी कर रहे हो, पर वो योगासन उस तरह से नहीं किया जैसा महर्षि पतंजलि ने बताया, स्थिर सुखम आसन। उन्होंने व्यायाम किया, भूख बढ़ाई और खूब समोसे कचौरी और जलेबी सूत ली, खा ली खूब। क्या पंकज जी? सर धन्यवाद, आप हमारे बीच में पधारे। एक छोटे से आग्रह पर आपने हमें योग का इतना विस्तृत ज्ञान दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। हरिओम।